Good evening student, I am Dr. Pappi Chauhan. Today I am telling about First World War, प्रथम विश्व युद्ध। यह विश्व की एक ऐसी घटना है जिसका पूरे विश्व के इतिहास में बहुत प्रभाव पड़ा। यह युद्ध 1914 से 1918 में चला। अब ये से विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? चूँकि पहली बार एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें कि विश्व के कई सारे देशों ने भाग लिया था, जिसमें एशिया और यूरोप के देशों की सहभागिता थी। और इस युद्ध के कारण किसी एक राजनीति या किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई सारे कारण से थे जो कई वर्षों से बनते चले जा रहे थे और कई देशों के हित अहित इसमें निहित थे। अपने अपने हितों और अपने अपने स्वार्थों के कारण यह युद्ध हुआ, जिसका परिणाम कि विश्व की कई सारी जनता को अपना बलिदान इसमें देना पड़ा। इस युद्ध में जन और धन की हानि तो हुई ही, लेकिन साथ ही विश्व को आर्थिक रूप से भी कई सारे नुकसान उठाने पड़े। अब कोई भी युद्ध यूं तो अचानक नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसे हम या दो भागों में बांट सकते हैं, दूरगामी कारण और तात्कालिक कारण। तो यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अगर मुख्यतः देखा जाए, जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होने का कारण माना जाता है, लेकिन इसके बीज कई वर्षों से बनते चले जा रहे थे, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना, फीलिंग ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म। अब ये जो उग्र राष्ट्र की भावना है, वैसे देखा जाए तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति का पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही यूरोप के कई सारे देश जो परतंत्र थे वो भी स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक थे और कई सारे देशों में अपने राष्ट्र के लिए भावना जागृत हो गई। उग्र राष्ट्र की भावना या राष्ट्रवाद की भावना मानवता के लिए एक अभिशाप और वरदान दोनों के रूप में साबित हुई। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति अपने मानवता और राष्ट्रभक्ति को दिखाती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना ने राजनीतिक रूप धारण करके अपने अपने राष्ट्रों के हितों के लिए एक युद्ध की ज्वाला भड़का ली। 1789 की क्रांति से ये भावना तो बलवती हुई ही, साथ ही वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी, इससे बेल्जियम, यूनान, इटली और जर्मनी आदि के देश भी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए प्रयासरत होने लगे। अब इसका रूप जो था वो विकृत होने लगा। यह भावना केवल इन देशों में नहीं, बल्कि बड़े जो देश थे जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, उनमें भी ये भावना प्रबल होने लगी। इसके पहले से ही फ्रांस में अल्सास और लॉरेन की जो क्षति हुई थी, जो कि जर्मनी के साथ युद्ध से जर्मनी ने इन दो प्रांतों को फ्रांस से छीन लिया था, फ्रांस उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयत्न करता रहा। इटली के एकीकरण के बाद भी यही हाल हुआ। टेंटिनो एवं ट्रिस्ट पर अधिकार करने की इच्छा बनी रही। फिर ऑस्ट्रिया और हंगरी का साम्राज्य जो विभिन्न और विविध राष्ट्रीयता वाला और विभिन्न जातियों वाला जो था, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी रही। इसके बाद ऑस्ट्रिया और बोस्निया तथा हर्जेगोविना पर आधिपत्य और उग्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पूरे यूरोप में अलग अलग राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रों को प्राप्त या अपने अपने प्रांतों को प्राप्त करने की होड़ में लगे रहे। इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना ने अपने छीने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज गुटबंदी फैक्शनलिज्म। ये क्या है? गुटबंदी मतलब कि अगर हम देखते हैं पूरा यूरोप अगर देखा जाए तो इस विश्व युद्ध के पहले ही दो भागों में बढ़ चुका था। गुटबंदी ये एक बहुत बड़ा कारण थी इस युद्ध का, जिसमें कि जिसे इसका जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क अपने आप को यूरोप में शक्तिशाली या जर्मनी को शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था।
फ्रांस को अकेला रखना चाहता था, क्योंकि वो फ्रांस को पहले ही युद्ध में पराजित कर चुका था और कई सारे अपमान उसे सहने पड़े थे। तो फ्रांस अपने अपमान के बदला लेने के लिए भी प्रयासरत था और इसी आशंका के कारण बिस्मार्क अर्थात जर्मनी अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ था। इसी कारण उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की, जिसे ड्यूल अलायंस या द्विसंधि कहा जाता है। इसके बाद उसने इटली को भी अपने साथ सम्मिलित कर लिया। अब ये ट्रिपल अलायंस हो गया और रूस के साथ भी वो अपना संबंध रखना चाहता था, लेकिन कुछ समय पश्चात या बर्लिन संधि के बाद रूस से उसमें कुछ भिन्नताएं आ गई या उसने थोड़ी दूरी बना ली। फिर भी रूस को वो अपने पक्ष में करना चाहता था और 1887 में 1887 में रूस के साथ उसने एक सुरक्षा संधि बना ली। इधर अब बिस्मार्क 1890 में प्रथम विश्व युद्ध की केसर विलियम प्रथम की मृत्यु के पश्चात बिस्मार्क का भी पतन हो गया और जर्मनी की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई। केसर विलियम प्रथम के बाद केसर विलियम द्वितीय अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो कि दूसरे देशों के साथ या जर्मनी को दूसरे देशों से बहुत भिन्न और शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था। उसकी नीति रूस एवं इंग्लैंड को महत्वपूर्ण स्थान देना नहीं, बल्कि जर्मनी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना थी। इंग्लैंड, रूस एवं फ्रांस के हित अब आपस में मिलने लगे, जिन्होंने मिलकर अब एक गुट बना लिया, जो 1894 में रूस फ्रांस संधि हुई और 1904 में इंग्लैंड फ्रांस की मैत्री हुई। इस प्रकार से इन तीनों देशों ने मिलकर एक समझौता कर लिया, जिसे त्रिगुट समझौता भी कहा जाता है। ट्रिपल एंटेन की स्थापना हुई। इस प्रकार से केसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा, बिस्मार्क की महत्वाकांक्षा ने दो गुटों को बना दिया या यूरोप में दो गुट बन गए। गुटों के निर्माण से अब गुटों के सदस्य बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गए और सभी के दायित्व भी बढ़ गए। इसमें ये बात थी कि जब कोई भी मित्र राष्ट्र के साथ यदि समझौता संधि होती है तो इनके नियम और शर्तें जो थी उनके अनुसार इन्हें कार्य करना पड़ता था, जो कि आप बिस्मार्क की राजनीति यदि पढ़ते हैं तो उसमें जो समझौते और संधि हुए हैं उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। अब ये जो दो गुट थे, इन गुटों की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और यही महत्वाकांक्षा भी जो थी विश्व युद्ध का कारण बनी। फिर आता है साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी जो फीलिंग ऑफ एम्पेरियलिज्म और इकोनॉमिक कंपटीशन की बात है। अगर हम यहाँ देखते हैं, दो गुट की बात मैंने की इसके पहले। साम्राज्यवाद की भावना तो पूरे यूरोप में पहले से ही थी, उपनिवेशों को स्थापित करना, अपने साम्राज्यों को बड़ा करना, जबकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद ये भावना और ज़्यादा बढ़ने लगी। आर्थिक साम्राज्यवाद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा दिया। मतलब ये कि इंग्लैंड पूरे विश्व में अपने उपनिवेश स्थापित करके आर्थिक रूप से संपन्न होने लगा था, जिसकी देखा देखी विश्व के अन्य देश या यूरोप के अन्य देश करने लगे थे। इंग्लैंड अपने माल की खपत के लिए नए बाजारों की खोज करने लगा और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी उसे आवश्यकता पड़ने लगी। नई पूंजीवादी शक्तियों ने भी इस ओर जन्म लिया और निर्बल देशों में अपना अधिकार फैलाना या अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। साम्राज्यवादी पिपाशा या साम्राज्यवादी लालसा ने कई सारे देशों को आपसी प्रतिद्वंद्विता में लाके खड़ा कर दिया। इटली, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के मध्य कई सारे ऐसे कटुता के कारण सामने आए, जो कि अपने अपने उपनिवेशों को स्थापित करने में लगे हुए थे। उपनिवेश स्थापित करना और आर्थिक रूप से संपन्न होने की लालसा ने इन राष्ट्रों को आपसी प्रतिद्वंद्विता के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया।
इंग्लैंड को तो कई सारे उपनिवेश प्राप्त हो चुके थे, जिसमें एशिया में हम बात करते भारत, उसे एक बहुत बड़ा उपनिवेश मिल चुका था। रूस ने भी मध्य एशिया, फारस, सुदूर पूर्व में मंचूरिया तथा कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। विलियम द्वितीय ने तुर्की को अपना मित्र बनाया और आसपास के जगहों पर या स्थानों पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। जर्मनी की बर्लिन बगदाद रेलवे योजना ने यूरोपीय राष्ट्र में तनाव का काम किया या तनाव में वृद्धि बढ़ा दी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच इसी कारण से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती चली गई। जर्मनी का माल इंग्लैंड की तुलना में कम कीमत पर यूरोप के बाजारों में पहुंचने लगा और इंग्लैंड को अपने माल की खपत के लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा। जर्मनी के व्यापारिक जहाजी बेड़े ने दूसरे देशों के माल को ढोने के व्यवसाय पर भी कब्जा कर लिया और इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच ये एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्विता का कारण था। इसके बाद सैन्यवाद एवं शस्त्रीकरण ये विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण था या अंतर्निहित बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण से इस युद्ध को बल प्राप्त हुआ। मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट ये एक ऐसा कारण था या युद्ध का दूसरा अंतर्निहित सैन्यवाद था, जिससे कि गुप्त संधियों की प्रणाली से जुड़ा हुआ था। उग्र राष्ट्रवादी भावना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का कारण था। सैन्यवाद और सशक्तिकरण, चूंकि जर्मनी ने फ्रांस को अलग रखने के लिए अपने आप को सशक्त बनाया, शक्तिशाली बनाया और बहुत सारे शस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जर्मनी अन्य देशों को जिसमें कि इंग्लैंड भी आता है, फ्रांस भी आता है, इन सब से अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता था। इसलिए सैन्य निर्माण और सशक्तिकरण और शस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि सभी देशों ने कर दी। सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जिसमें कि जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने जर्मनी को विश्व शक्ति की महत्वाकांक्षा रखते हुए यह धारणा बलवित की और अपने आप को नौसेना में वृद्धि के लिए प्रयास करने, जबकि इंग्लैंड के पास पहले से ही जहाजी बेड़े थे और पहले से भी इंग्लैंड सशक्त था समुद्री मार्ग पर और जहाजी बेड़े की तुलना में जर्मनी जो था वो इंग्लैंड से कम था। इसी बात को लेते हुए जर्मनी ने भी अपनी नौसेना में वृद्धि कर ली। सैन्यवाद और सशक्तिकरण की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ते देखकर सभी देशों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई सारे ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया जिनका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ और जिसके परिणाम हम देख चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय राष्ट्रों के पास इतनी अधिक सेना और अस्त्र शस्त्र थे कि यूरोप अपने अस्त्र शस्त्रों पर ही सोता था, यानी सभी देशों के पास इतने अधिक अस्त्र शस्त्र हो गए थे कि वह स्वयं अपनी मृत्यु या अपने आप को उन बमों के ढेर पर सुलाते रहे इतने वर्षों तक। तो उसका परिणाम जो कि हम देख चुके थे और जो बहुत विस्फोटक रूप में हमारे सामने आया। नेक्स्ट, समाचार पत्र या प्रेस हम कह सकते हैं, ये इनकी भूमिका भी बहुत बड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को बढ़ाने में समाचार पत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। माना जाता है कि युद्ध का एक और अंतर्निहित कारण जो था कि सभी देशों के समाचार को बताना और जनमत में विषाक्तता और जहर फैलाना समाचार पत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि किस देश में कैसी भावना बढ़ रही है, जर्मनी में क्या रोष फैल रहा है, इंग्लैंड कैसे अपने उपनिवेशों की स्थापना कर रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य कैसे अन्य राष्ट्रों को अपने कब्जे में कर रहा है। ये सारी भावनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे विश्व में फैलती रही। फ्रांसीसी समाचार पत्रों में भी जर्मनी के विरुद्ध कई ऐसे वक्तव्य सामने आए जिससे कि ऑस्ट्रिया रूस, ऑस्ट्रिया सर्बिया के मध्य तनाव, ये सारे जो समाचार थे वो पत्रों में छपते रहे, जिससे लोग अपनी उग्र भावना के चलते हुए अपने आप को
अपनी शक्ति को दिखाना चाहते थे। समाचार पत्रों का हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या फिर सच्चाई बताने के लिए हो। इसके अतिरिक्त ये जो कारण थे, दूरगामी कारण जो हमारे सामने आते हैं, तात्कालिक कारण जो था इस युद्ध का, जिसके कारण से जो ज्वालामुखी कई वर्षों से जल रहा था वो विस्फोटित हुआ, वो था 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या हो जाना। ये आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में भ्रमण के लिए या किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। वहीं पर उनकी एक राजनीतिक दल के द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन यह माना गया कि ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या जो थी सर्ब क्रांतिकारी के द्वारा की गई। ऑस्ट्रिया में सर्बिया के विरुद्ध बहुत ज़्यादा रोष फैल गया और 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया को दोषी ठहराया और उसे अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उनके ऊपर बाकायदा केस चलाया जाए या कार्यवाही की जाए, और जो कार्यवाही की जाएगी उसमें ऑस्ट्रिया के अधिकारी सम्मिलित होंगे। सर्बिया ने ये बात तो मान ली, लेकिन ऑस्ट्रिया के अधिकारियों के सम्मिलित होने की बात को स्वीकार नहीं किया या कोई उत्तर दे नहीं दिया। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के अल्टीमेटम का भी समय सीमा पर के भीतर कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु जांच पड़ताल की गई और ऑस्ट्रिया के अधिकारी सम्मिलित नहीं हो पाए। इस कारण से ऑस्ट्रिया में असंतोष फैल गया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से युद्ध का निश्चय कर लिया और उसके उत्तरोत्तर में यह युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने युद्ध रोकने के लिए तो कहा जाता है कि प्रयास किए, लेकिन 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार से यह युद्ध प्रारंभ हुआ। थैंक यू। इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।